हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ मॉडर्न यूरोप। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आधुनिक यूरोप के इतिहास का हिस्ट्री सीरीज स्टार्ट करें। इसमें हम लोग पटना यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट 2 का सिलेबस को कवर कर रहे हैं। ये हमारा 7वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 6 लेक्चर किया है। बाकी के लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी लेक्चर्स को देख सकते हैं। ये 7वें लेक्चर में हम लोग नेचर ऑफ द रिवॉल्यूशन देखेंगे। ये जो 1789 में फ्रांस का क्रांति हुआ था, तो उसका नेचर क्या था, स्वरूप क्या था, वो किस फॉर्म में रिवॉल्यूशन हुआ वहाँ पे, उसको हम लोग इस लेक्चर में देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति का स्वरूप या प्रकृति एग्जाम के दृष्टिकोण से ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा हम लोग इंट्रो देखते हैं इसका। तो 1789 की क्रांति बहुआयामी परिवर्तनों के साथ ये क्या रहा, युक्त रहा, यानी कि इसमें बहुत सारे चेंजेस आए। ठीक है, इस क्रांति के बाद बहुत सारे बदलाव आए। इस क्रांति का प्रारंभ कुलीनों के नेतृत्व में हुआ। कुछ समय के लिए मध्यम वर्ग के क्रांतिकारी तत्वों के पास भी क्रांति का नियंत्रण रहा। तो इसका स्टार्टिंग में नियंत्रण इस पे किसका था, कुलीन वर्ग का। बाद में किसका हुआ, मध्यम वर्ग का। पहले क्या था कि लुइस 14 के टाइम में जो क्या हुआ कि लुइस 14 जो कुलीन वर्ग थे, सामंत वर्ग थे, उनका पावर थोड़ा कम कर दिया। तो ये लोग भी एक तरह से क्या किए, रिवॉल्ट किए। ठीक है, बड़े स्केल पे नहीं, छोटे स्केल पे ही किए। अपने मांग को मतलब मनवाने का कोशिश किए, फिर से अपना पावर को लेने का कोशिश किए। तो उसी के बाद क्या हुआ, ये धीरे धीरे मध्यम वर्ग में चला गया, और मध्यम वर्ग से तो पूरा क्रांति हो ही गया। इस उथल पुथल के दौर में नेपोलियन ने क्रांति को अधिकार में करके सैन्य तानाशाह के रूप में संपूर्ण यूरोप को क्रांति की छाया में ले आया। तो इस तरह क्या होता है कि आगे के नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि नेपोलियन का राइज होता है। ठीक है, नेपोलियन नाम का आदमी आता है, अचानक से खुद तानाशाह बन जाता है, पूरा पावर अपने अंदर में कर लेता है, और ये क्रांति सिर्फ फ्रांस से ही नहीं, अब पूरे यूरोप में फैल जाता है। तो एक तरह से कहे तो फ्रांस की क्रांति थी एक विशाल नदी की भांति संचालित थी, जिसमें कभी बदलाव की तीव्र गति है तो कभी सामान्य प्रवाह। तो जैसे आप देखते होइएगा कि नदी जो ओरिजिनेट होता है, तो कहीं से ओरिजिनेट होता है और वो समुद्र तक जाता है, समुद्र में जाकर के मिल जाता है। तो उसका धारा जो है ना, जैसे उसका फ्लो होता है, तो फ्लो हमेशा चेंज होते रहता है, उसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है। तो फ्रांसीसी क्रांति जो था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था, वो भी ऐसे ही चेंज होते गया। समय समय पे उसमें बदलाव आए, कभी फास्ट हुआ, कभी स्लो हुआ, नदी की तरह। तो उसमें भी मतलब समय के अनुसार चेंजेस आया। तो वहीं उसके नेचर को देखेंगे, उसका क्या स्वरूप था। ठीक है, तो अतः फ्रांसीसी क्रांति के स्वरूप में बहुआयामी व्यापकता है, जिसको हम लोग अब देखेंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग मध्यम वर्गीय स्वरूप, यानी कि जो मिडिल क्लास का फॉर्म क्या था, क्या नेचर था मध्यम वर्गीय स्वरूप में फ्रांसीसी क्रांति में, उसको देखते हैं। तो इतिहासकारों ने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को बुजुर्वा क्रांति के रूप में प्रस्तुत किया है। तो जो कुछ इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि ये जो क्रांति है वो एक तरह से क्या है, बुजुर्वा वर्ग की क्रांति, यानी कि ब्यूरोक्रेसीज वर्ग का क्या है, क्रांति है ये। उनका मानना है कि क्रांति से केवल इतना परिवर्तन आया कि एक विशेषाधिकार कुलीन वर्ग की जगह दूसरा विशेष अधिकार प्राप्त मध्यम वर्ग यानी कि बुजुर्गा की प्रतिस्थापना हुई। तो वो हिस्टोरियन जो इसको बुजुर्गा वर्ग की क्रांति मानते हैं, तो उनके हिसाब से क्या था कि पहले जो था पावर सामंत लोगों के हाथ में था, लेकिन इस क्रांति का कोई फायदा नहीं हुआ उनके हिसाब से। वो बोलते हैं कि बस पावर जो है सामंत के हाथ से हट करके अब पैसे वाले, जो मिडिल क्लास में से ही जो पैसे वाले थे, उनके हाथ में चला गया। अब ऐसा क्यों कहते हैं उसको हम लोग देखते हैं। सामंतवाद की समाप्ति की घोषणा कर दी, लेकिन उनके अधिकारों को बनाए रखा गया। अब सामंतवाद को तो उनका पावर जो है एक तरह से खत्म हो गया, लेकिन जब पूरा जो सिस्टम था वो खत्म नहीं हुआ था, अभी भी सामंतवाद जो था, फ्यूडलिज्म, वो फ्रांस में एग्जिस्ट कर ही रहा था। साथ ही क्रांति बाद निर्मित संविधान में संपत्ति के अधिकार को बनाए रखा गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार, उसमें कोई चेंज नहीं लाया गया। कब, जब संविधान आ गया उसके बाद भी। इसी प्रकार मताधिकार के क्रम में नागरिकों को दो वर्गों में बांट दिया गया। अब सबसे बड़ा जो था इसका क्या था, क्रिटिसिज्म का जो पॉइंट था वो ये था कि जो वहाँ के नागरिक थे उनको दो भागों में बांट दिया गया। एक को सक्रिय और दूसरे को निष्क्रिय। सक्रिय यानी कि एक्टिव सिटीजन और निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव सिटीजन। तो जो अपने आय का, यानी कि एक महीने में जो उनका कमाई होता था, ठीक है, तो उसका कम से कम 3 दिन का कमाई क्या करते थे, एज अ टैक्स जो है स्टेट को देते थे, राज्य को देते थे। जो अपने 3 दिनों का कमाई है या जो भी उनसे टैक्स लिया करते थे, उनको अपने 3 दिन का कमाई जो देते थे वो सक्रिय थे, और जो कमाई नहीं देते थे वो क्या हो गए,
निष्क्रिय हो गए, और जो सक्रिय थे सिर्फ उन्हीं को वोट का राइट मिला, जो एक्टिव सिटीजन थे सिर्फ उन्हीं को वोटिंग राइट्स मिला, इनएक्टिव को वोटिंग राइट्स नहीं मिला। तो इससे क्या हुआ कि 1/3 जनसंख्या जो था वो अपने 3 दिन का जो कमाई था वो भी टैक्स में नहीं दिया करता था। तो 33% लोग तो वोटिंग राइट से ऐसे ही निकल गए। तो फ्रांसीसी क्रांति तो समानता के लिए हुआ था, लेकिन यहाँ समानता कहाँ हुआ। तो एक तरह से ये इसका स्वरूप को हम लोग वहीं इसमें देखने का कोशिश करते हैं कि क्या उसका फ्लो क्या रहा, क्या नेचर रहा, उसका क्या फॉर्म रहा। साथ ही निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए भी संपत्ति की शर्त योग्यता में जोड़ी गई। अब इसमें क्या हो गया कि जो मतलब लड़ना चाहता था, जो उस पोस्ट पे आना चाहता था, उसका भी एक तरह से लिमिट लगाया गया संपत्ति के लिए कि हाँ इतना या इससे अधिक जिसके पास संपत्ति रहेगा, इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी रहेगा, वहीं इसमें क्या कर सकता है, इलेक्शन में कंटेक्स्ट कर सकता है, यानी कि चुनाव में खड़ा हो सकता है, प्रतिनिधि बन सकता है। तो इस प्रकार फ्रांस में क्रांति से जन्म पर आधारित सामंतवाद तो अंत हो गया, लेकिन अब धन पर आधारित नवीन सामंतवाद का उदय हो गया। तो पहले क्या था, पहले जिसके पास था ये जन्म से जो सामंत होता था उसके पास पावर होता था, लेकिन अब जो धन से मतलब एक तरह से जन से सामंत नहीं होकर के अब धन से सामंत, यानी कि जिनके पास पैसा होने लगा, सामंत तो नहीं थे, वो मिडिल क्लास ही थे, लेकिन उनके पास पैसा था, तो एक तरह से क्या करने लगे, वो सबको कंट्रोल करने लगे। हालांकि यह भी सही है कि क्रांति में किसानों, मजदूरों, महिलाओं की सहभागिता और प्रभाव दोनों रहा। ठीक है, इनका भी क्या था, एक तरह से उसमें हिस्सा था, एक तरह से उनका भी प्रभाव पड़ा, लेकिन उतना नहीं जितना पड़ना चाहिए था। तो अतः फ्रांसीसी क्रांति में मध्यम वर्गीय के साथ अन्य घटकों की भूमिका रही। जो दूसरे वर्ग थे, मध्यम वर्ग से जो नीचे वाले थे, उनका भी भूमिका था, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो इस पर किसका कंट्रोल था, तो मिडिल क्लास का कंट्रोल था। इसलिए हम लोग ये मिडिल क्लास का स्वरूप देखें। अब हम लोग देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति एक सामाजिक क्रांति के रूप में कैसे होता है। ठीक है, इसका रूप जो है सामाजिक क्रांति के फॉर्म में देखते हैं हम लोग। तो फ्रांसीसी क्रांति का मूल कारक तत्कालीन फ्रांसीसी समाज का विभिन्न वर्गों एवं उपवर्गों में विभाजन था। तो ये तो हम लोग पहले कॉजेज में पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे समाज जो था वो क्या था, 3 भागों में बटा हुआ था। तो इस कारण जो है पूरा समाज विशेषाधिकार प्राप्त एवं विशेषाधिकारों से रहित समूहों में बट गया था। अब क्या हुआ कि जो 2 गुट में समाज बटा हुआ था, एक था जिसको विशेष अधिकार मिलता था और एक था जिसको कोई अधिकार नहीं था, यानी कि प्रिविलेज्ड और अनप्रिविलेज्ड क्लास में 3 कैटेगरी था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। और जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट था उनको प्रिविलेज्ड बोला जाता है, यानी कि उनको विशेष अधिकार था, और जो थर्ड वाला था वो अनप्रिविलेज्ड क्लास था। तो इसमें डिवाइडेड था पूरा समाज। करों एवं बेगार के भार ने अधिकार विहीन वर्ग को क्रांति के लिए आवाज बुलंद करने के लिए प्रेरित किया। अब जिसको कोई अधिकार नहीं मिलता था उसको क्या हुआ, और उस पर टैक्स ज़्यादा लगता था, तो इसलिए उस मजबूर हुआ क्या करने के लिए, क्रांति करने के लिए। इसी क्रम में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया ताकि विभाजित समाज को समता परक समाज में बदला जाए। तो इसी बीच क्या आता है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी, यानी कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा लोगों ने दिया वहाँ पे। मतलब ये नारा क्या हुआ, एक तरह से गूंजा पूरे फ्रांस में, और इससे लोग क्या किए, क्रांति के लिए तत्परित हुए। इसी कारण क्रांति के दौरान ही सामंतवाद समाप्ति की घोषणा सहित विशेषाधिकारों की समाप्ति की भी घोषणा की गई। अब इसमें क्या हुआ, लोगों का डिमांड हुआ कि सामंतवाद को ख़त्म करो, ये जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट है इनको विशेष अधिकार दिया गया उसको भी ख़त्म करो। तो ये क्या था, सामाजिक क्रांति के रूप में हम लोग देखें फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। अब देखते हैं कि क्रांति का विश्वव्यापी स्वरूप क्या था, यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। तो इसमें देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों स्तर पर वैश्विक चरित्र से युक्त था। इसमें क्या था, एक तरह से जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों हिसाब से देखा जाए तो ये इसका यूनिवर्सल फॉर्म इसमें था, यूनिवर्सल कैरेक्टर इसमें था। समानता, स्वतंत्रता एवं भाईचारे का नारा किसी धर्म या नस्ल की संकीर्ण व्याख्या में बंधा हुआ नहीं था, बल्कि बिना किसी भेदभाव के सभी मनुष्य एवं देशों के लिए खुला था। तो ये जो 3 नारा दिया गया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये सिर्फ फ्रांस के लोगों के लिए ही नहीं था, ये सिर्फ वहाँ के गरीब वर्गों के लिए ही नहीं था, वहाँ के किसी खास कम्युनिटी के लिए नहीं था, ये पूरे विश्व के लिए था। इससे पूरे विश्व में क्या हुआ, एक तरह से प्रसार हुआ कि नहीं, लोगों के अंदर क्या होना चाहिए, समानता होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, लोगों को उनके अंदर बंधुत्व होना चाहिए। तो इससे लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का क्या हुआ, एक तरह से यूनिवर्सल फॉर्म था, वो सिर्फ फ्रांस में ही नहीं था वो। इसी क्रम में फ्रांस की राष्ट्रीय महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा में स्पष्ट कहा कि प्रत्येक मनुष्य जन्म से समान है।
तो जो नेशनल असेंबली बना था वहाँ पे टेनिस कोर्ट ओथ के बाद दौरान में जो कांड हुआ वहाँ पे बास्तील का, उसके बाद जो नेशनल असेंबली बना था वो एक डिक्लेरेशन निकाला, ठीक है। एक क्या किया, राष्ट्रीय महासभा ने एक घोषणा पत्र निकाला और उसमें बोला कि प्रत्येक मनुष्य जो है वो जन्म से सामान्य है। तो ये बहुत बड़ा बात था, इससे पहले कभी ऐसा बात नहीं हुआ था कि सब लोग जो है अमीर गरीब, टैक्स देने वाले टैक्स नहीं देने वाले, विशेषाधिकार प्राप्त विशेषाधिकार विहीन, तो मतलब प्रिविलेज्ड उनके हिसाब से क्या हुआ कि सभी लोग बराबर है। और ये बहुत बड़ी बात थी, ये एक तरह से क्या था, विश्वव्यापी यानी कि यूनिवर्सल फॉर्म था इसका। अतः प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। ये किसने बोला, राष्ट्रीय महासभा ने बोला कि सब लोगों को क्या होना चाहिए, एक अधिकार मिलना चाहिए। इसी आदर्श को ध्यान में रखकर जिरोंदिस्ट दल फ्रांसीसी क्रांति को संपूर्ण विश्व में फैलाकर अस्थायी और सुदृढ़ बनाना चाहता था। तो जो जिरोंदिस्ट दल था, एक तरह से जो उसमें कम्युनिटी बना, जो एक तरह से ग्रुप बना जिरोंदिस्ट, तो वो क्या किया, चाहता था कि जो फ्रांसीसी क्रांति का एक तरह से एज अ बेस यूज करके इसको पूरे वर्ल्ड में फैला दे। एक होता है ना, एक पॉइंट को लेकर के पूरा पैराग्राफ लिख देते हो, वैसे ही वे लोग चाहे कि इसको एज अ बेस बना करके, जैसे एक पिलर का फाउंडेशन दे करके आप घर बना देते हो, वैसे ही इसको एज अ फाउंडेशन यूज करना चाहते थे। कौन, जिरोंदिस्ट दल वाले। स्पष्ट है कि यह क्रांति किसी राष्ट्र की सीमाओं में नहीं बंधी थी, बल्कि ऐसे आदर्शों से निर्मित थी जो संपूर्ण संसार की समस्याओं का एक बेहतर हल कर सकती थी। तो ये जो समस्या था ये पूरे यूरोप में था, और ऐसा ही समस्या जो है पूरे वर्ल्ड में चल रहा था, कहीं थोड़ा ज़्यादा था कहीं थोड़ा कम था। तो जो ये लोग चाहते थे कि क्या हो, ये जो समस्या है ये पूरा बाहर तक पहुँचे, लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी का भावना आए, उनके अधिकारों का भावना आए, ठीक है, उनका क्या क्या अधिकार है उसका पता चले, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब लोगों में प्रसार हो। तो ये क्रांति का कौन सा फॉर्म है, विश्वव्यापी फॉर्म है, यूनिवर्सल स्वरूप है उसका। अब देखते हैं क्रांति का अनियोजित स्वरूप, यानी कि अनप्लैंड फॉर्म। एक होता है क्रांति प्लैंड, कोई भी चीज होता है एक प्लानिंग से होता है, और एक बिना प्लानिंग का अपने आप होते चला जाता है, ठीक है। आप एक काम कर रहे हो उसके बाद दूसरा काम, मतलब कोई आपका प्लानिंग से नहीं हो रहा है, अनप्लैंड वे में हो रहा है। तो क्रांति जो था फ्रांसीसी क्रांति वो अनप्लैंड था। देखते हैं, तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति 1917 कि जो रूसी क्रांति के समान सुनियोजित नहीं थी। तो रूसी क्रांति जो था वो एक तरह से प्लान्ड क्रांति था। आप आगे पढ़िएगा, रूसी क्रांति में सब कुछ तो था, वो मतलब पता था कि हाँ ऐसे करेंगे तो ये होगा, ऐसे करेंगे तो ये होगा। लेकिन जो फ्रांसीसी क्रांति था 1789 का, वो बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं था, पूरी तरह से अनप्लान्ड था, अनियोजित था। अतः फ्रांस की क्रांति शुरू से अंत तक विभिन्न परिस्थितियों का शिकार होती रही एवं वैसा वांछित परिणाम नहीं आ पाया जैसा क्रांतिकारी चाह रहे थे। तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारा दिक्कत आने लगा, और जैसा लोग चाह रहे थे कि हाँ क्रांति के बाद ऐसा हो जाए, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और उसके पीछे एक ही फैक्टर था, क्या कि क्रांति तो था वो अनप्लैंड था, कोई प्लानिंग नहीं हुआ था। अतः बदलती घटनाओं के अनुसार क्रांतिकारियों को अपनी रणनीति भी बदलनी पड़ी। अब वो सोच के कुछ और करते थे, हो कुछ और जाता था, क्योंकि प्लान तो पूरा था नहीं। तो इसके हिसाब से बार बार उनको क्या करना पड़ता था, अपना थॉट, अपना पॉइंट, अपना क्या है जो मतलब वो चाहते थे, अपना रणनीति एक तरह से उनको बदलते रहना पड़ता था। उदाहरण के तौर पे देखते हैं हम लोग कि अगर तृतीय स्टेट की मांग कुलीन वर्ग मान लेते तो क्रांति का स्वरूप भिन्न होता। जैसे जो बवाल हुआ उसके नेशनल असेंबली में, तो अगर जो प्रथम स्टेट वाले थे, ठीक है, या जो सेकेंड स्टेट वाले, जो भी डिमांड था थर्ड स्टेट का वो मान लेते तो इतना बड़ा नेशनल असेंबली नहीं होता, शासन में कोई बदलाव नहीं आता। तो एक तरह से क्या हुआ, प्लान तो था नहीं, अनप्लान था। जब जो हुआ उस हिसाब से आगे क्रांति होते चला गया। इसी प्रकार डायरेक्टरी शासन या फिर कौंसल शासन ने कुछ भी संवैधानिक रूप से संचालित नहीं हुआ, बल्कि कुछ व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाओं से ये संस्थाएं संचालित रही। अब आप देखिएगा कि जो फेजेज था, फेजेज को हम लोग नहीं पढ़े क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। तो फेजेज में क्या होता है कि डायरेक्टरी शासन आता है, और वो पूरा जो है पावर जो है एक आदमी अपने पास कंट्रोल कर लेता है, और वो क्या करता है, एक तरह से आतंक का राज बना देता है। तो ये एक तरह से कोई प्लानिंग नहीं हुआ था ना, अनप्लैंड था, इसी के कारण ऐसा हो गया। इस दृष्टि से क्रांति क्या था, अनियोजित रहा।
अब देखते हैं हम लोग क्रांति का अधिनायकवादी स्वरूप, यानी कि डिक्टेटरशिप के फॉर्म में क्रांति कैसा था। तो अधिनायकवाद का अर्थ है किसी एक व्यक्ति के सिद्धांतों एवं इच्छाओं के अनुरूप शासन का संचालित होना। अधिनायकवादी का क्या मतलब है? डिक्टेटरशिप मतलब कोई एक आदमी है जो सेंटर पे बैठा है, गद्दी पे बैठा है, वो जो चाह रहा है, जैसे चाह रहा है वैसे ही पूरे किंगडम में, पूरे स्टेट में वैसे ही हो रहा है, उसी को क्या बोलेंगे? अधिनायकवाद। या इंडिविजुअलिज्म जो है, यानी कि एकांतवाद, एकांतवाद शायद उसको हिंदी में बोलते हैं, तो वो ऐसा ही हो गया कि मतलब एक आदमी का क्या हो, अपना जो है पूरा डिक्टेटरशिप टाइप का हो, वो स्वरूप देखते हैं। कि फ्रांसीसी क्रांति जो था सामाजिक समता के आदर्श से प्रेरित था, लेकिन क्रांति काल के उत्पन्न परिस्थितियों में महत्वाकांक्षी व्यक्तियों ने क्रांति के हितों को दरकिनार करते हुए तानाशाही शासन को संचालित किया, जो व्यक्तिगत स्वार्थों पर आधारित था। तो हम लोग देखते हैं कि क्रांति में क्या होता है कि क्रांति तो लोग चाहते थे कुछ और कारण से, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ लोग, कुछ लीडर्स जो है वो आते हैं और एक तरह से शासन में शामिल हो जाते हैं, जो गवर्नमेंट होता है उसका अंग बन जाते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि पूरा पावर खुद कंट्रोल कर लेते हैं। तो और फिर से वो क्या करते हैं, जो लोगों का हित था, जो लोग चाहते थे, उसका जो डिमांड था उसको दरकिनार करते हुए वे अपने स्वार्थ का, अपने फायदे का काम करने लगते हैं। इसका एग्जाम्पल है रोबेस्पियर है। तो रोबेस्पियर ने फ्रांस को क्या कर दिया, पूरी तरह से आतंक का राज बना दिया। तो दूसरी ओर नेपोलियन ने अपनी इच्छाओं पर आधारित अधिनायकवाद से न केवल फ्रांस अपितु संपूर्ण यूरोप को अस्त व्यस्त करके युद्धों में उलझा दिया। ये पहले तो रोबेस्पियर आया, वो एक तरह से पूरा डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ने लगा, पूरा पावर अपने अंदर ले लिया, आतंक का राज बना दिया। जितने भी उसके मतलब दोस्त थे, जो भी उसका बात नहीं मानते थे, उसको सीधा गुलोटीन पे क्या करता था, कटवा देता था। उसके बाद नेपोलियन आया, ये और ज़्यादा भ्रष्ट था, ये और ज़्यादा अपने पावर का फ़ायदा उठाता था। इसको था अपना टेरिटरी का विस्तार करना, अपना जो इमेज था उसको बढ़ाना। ये चाहता था कि विश्व का हम सबसे बड़ा कनकरर बने, सबसे बड़ा एक तरह से टेरिटरी बनाए। तो ये युद्धों से पूरे फ्रांस को और भी बर्बाद कर दिया, पूरा यूरोप को एक तरह से अस्त व्यस्त कर दिया ये। तो ये अधिनायकवादी स्वरूप था। अब हम लोग देखते हैं कि प्रगतिशील क्रांति के संदर्भ में, ये जो क्रांति था एक तरह से, तो अगर इसको हम प्रगतिशील क्रांति के संदर्भ में देखते हैं, इसका नेचर क्या था वो देखते हैं, तो वस्तुतः फ्रांसीसी क्रांति पुरातन व्यवस्था में व्याप्त विकृतियों, विसंगतियों एवं आधारभूत कमियों के विरोध में सशक्त प्रक्रिया थी। ये जो क्रांति था इसमें क्या था, ट्रेडिशनल सिस्टम जो चला आ रहा था उसको चेंज करना था, उसमें जो भी कमी बेसी था मतलब उसको सुधार करना था, उसको एक तरह से नया जो है वहाँ पे सिस्टम लाना था। 1789 की क्रांति निरंकुश राजतंत्र, अधिकारों के आधार पर विभाजित समाज और आर्थिक संकट से जूझ रहे फ्रांस में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करती है, जो कुशासन से सुशासन की ओर प्रगति का परिचायक है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पहले वहाँ पे निरंकुश जो राजतंत्र था उसको हटाना था, जो समाज बटा हुआ था उसको मतलब ठीक करना था, जो आर्थिक संकट से समाज जूझ रहा था, पूरा जो फ्रांस था वो आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उसको ठीक करना था, और इस सबको ठीक करके वहाँ पे एक तरह से डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना था। जो कुशासन था, यानी कि कुशासन से सुशासन की ओर, यानी कि अच्छे फॉर्म, अच्छे नियम कानून से चलने वाले गवर्नमेंट की तरफ जाना था। राष्ट्रवाद एवं स्वशासन से यूरोपीय देशों में एकीकरण एवं राजनैतिक सुधारों के मांग को बल मिला। ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ, इससे नेशनलिज्म का भावना उठा, राष्ट्रीयता का भावना उठा। और जब ये राष्ट्रीयता और स्वशासन यानी कि खुद का शासन हो, स्वशासन यानी कि खुद का शासन हो, यानी कि डेमोक्रेसी एक तरह से हो, तो इससे क्या हुआ, जो अगल बगल के यूरोप के देश थे उनमें एकीकरण का भावना आया। और इसी का एग्जाम्पल है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में राष्ट्रवाद का उभार जो है वो देखा जा सकता है। तो उसका एक तरह से बेस देखें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही था। इसी तरह फ्रांसीसी क्रांति के बाद में धर्म एवं राजनीति के पृथक्करण का सिद्धांत लोकतंत्र का आधार बन गया। बाद में देखते हैं कि जो धर्म से राजनीति को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया हर जगह। इटली में भी आप देखिएगा धर्म और राजनीति को अलग कर दिया गया, जर्मनी में भी अलग कर दिया गया, और भी यूरोपीय देशों में ऐसा हुआ कि धर्म, पहले जो धर्म का जो था ना, राजनीति पे काफ़ी ज़्यादा पकड़ था, लेकिन इस क्रांति के बाद से देखा जाता है तो उसको अलग करने का कोशिश करा गया पूरी तरह से। अतः राज्य और धर्म को शासन से अलग कर दिया गया इसके बाद से। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।